हेलो एवरीवन, दिस इज यादव एमएलटी। माय नेम इज वाली यादव। आज मैं आप लोगों को HbA1c टेस्ट और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो HbA1c टेस्ट की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी? सैमुअल रेवर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1967 में HbA1c टेस्ट को डिस्कवर किया था। डिस्कवरी सैमुअल रेवर। तो HbA1c टेस्ट डॉक्टर कब एडवाइस करता है? यदि मान लीजिए डॉक्टर को पेशेंट में चेक करना है कि पेशेंट डायबिटिक है या डायबिटिक नहीं है, तो पेशेंट में डायबिटीज को चेक करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? HbA1c टेस्ट एडवाइस करता है। ठीक है, तो HbA1c के टेस्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। ग्लाइकेशन क्या है? एडिशन ऑफ ग्लूकोज नॉन एंजाइमेटिकली। यदि कोई भी ग्लूकोज का मोलिक्यूल बिना एंजाइम की हेल्प के किसी से जाके अटैच होता है या बाइंड करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन क्या है? एडिशन ऑफ ग्लूकोज नॉन एंजाइमेटिकली। यदि कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बिना एंजाइम की हेल्प के किसी मॉलिक्यूल से जाके अटैच होता है या बाइंड करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकेशन। तो HbA1c टेस्ट को हम अनदर नाम से जानते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे मैं अभी फर्दर आप लोगों को बताऊंगा। तो HbA1c के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। यदि आपने हीमोग्लोबिन का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने बना दिया हूँ ऑलरेडी। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एडल्ट वन की बात करेंगे। बेसिकली जो हीमोग्लोबिन एडल्ट वन है, इसमें क्या होती है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है। जो बीटा चेन में क्या होता है? 1 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वैलिन अमीनो एसिड। क्या है? मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन एडल्ट वन है, ठीक। इसमें क्या है? ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन से मिलकर बना हुआ है। तो जो बीटा चेन में क्या होता है? 1 अमीनो एसिड उपस्थित होता है, वैलिन अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटर में कार्बन होता है एंड वन साइड अमाइनो ग्रुप जिसका फॉर्मूला NH2 एंड दूसरी साइड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसका फॉर्मूला COOH एंड नीचे होता है R क्या होता है? वेरिएबल ग्रुप। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे क्या? वैलिन अमाइनो एसिड है और ऊपर होता है H। तो जो अमाइनो ग्रुप है इस साइड को हम क्या कहते हैं? हम N टर्मिनल कहते हैं एंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस साइड को हम C टर्मिनल कहते हैं। क्या कह रहे हैं? N टर्मिनल, और इसे हम कहते हैं C टर्मिनल। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा है, इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन एडल्ट वन है इसकी 3 सब क्लास होती है। एक तो A1A, A1B, A1C। तो A1C का यूज हम पेशेंट में HbA1c टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। A1C ये तीसरी सब क्लास है हीमोग्लोबिन एडल्ट वन की। तो जो हीमोग्लोबिन एडल्ट वन है, अब मान लीजिए पेशेंट के प्लाज्मा में उपस्थित ग्लूकोज हीमोग्लोबिन में उपस्थित बीटा चेन के अंदर उपस्थित वैलिन अमीनो एसिड के N टर्मिनल के साथ जाके बिना एंजाइम की हेल्प के अटैच कर रही है या बाइंड कर रही है। बाइंड करके क्या करती है? HbA1c का फॉर्मेशन करती है। और ये प्रोसेस क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है और बिना एंजाइम की हेल्प की होती है। मतलब जब तक रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक यदि एक बार ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाके वैलिन अमीनो एसिड के N टर्मिनल के साथ जाके बाइंड कर गया, वो 80 to 120 डेज और 2 to 3 मंथ तक उपस्थित रहेगा। किसमें? रेड ब्लड सेल्स के इनसाइड। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या करेगा? वैलिन अमीनो एसिड के N टर्मिनल के साथ जाके बाइंड कर गया। तो क्या कर दिया? ग्लाइकेशन की प्रोसेस क्या थी? यदि कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बिना एंजाइम की हेल्प के किसी से जाके अटैच होता है या बाइंड करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे? ग्लाइकेशन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पेशेंट के प्लाज्मा में उपस्थित ग्लूकोज क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के अंदर उपस्थित वैलिन अमीनो एसिड के N टर्मिनल के साथ जाके क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है। वो कैसे? बिना एंजाइम की हेल्प के बाइंड कर रहा है। तो ये प्रोसेस भी क्या है? ग्लाइकेशन के अंतर्गत आएगी। तो इसलिए हम
HbA1c को अनदर नाम से जानते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को मैं शॉर्ट में HB से नोट कर रहा हूँ। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन आपको समझ में आया होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, यदि कोई नॉर्मल पेशेंट है मान लीजिए, तो क्या होगा, जो यदि कोई नॉर्मल पेशेंट है उसने क्या किया, फूड लिया, और फूड लेने के बाद क्या होगा, उसका फूड का डाइजेशन होगा, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल के रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो पैंक्रियाज है इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। तो इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देगा या नॉर्मल ला देगा। ये नॉर्मल इंडिविजुअल में हो गया। अब यदि मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पैंक्रियाज है या तो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन नहीं कर पाएगा, या तो इंसुलिन हार्मोन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होगा, एबल नहीं होगा। तो जिससे पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज का या बढ़ा का बढ़ा रह जाएगा। तो जितने ज्यादा अमाउंट में पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल होगा, इंक्रीज होगा, वो उतने ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के अंदर उपस्थित वैलिन अमीनो एसिड के एंड टर्मिनल के साथ जाके उतने ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, बाइंड करेगा या अटैच करेगा। और जितने ज्यादा अमाउंट में जाके बाइंड करेगा या अटैच करेगा, क्या होगा, उतने ज्यादा अमाउंट में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। तो जिससे पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन के इनसाइड क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस क्या होगा, पेशेंट डायबिटिक हो जाएगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में ज्यादा अमाउंट में जाके क्या कर रहा है, ग्लूकोज जाके बाइंड कर रहा है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करता है, टिश्यू और सेल्स में क्या करता है, ग्लूकोज की एंट्री करवाता है। अब डायबिटिक पेशेंट के केस में क्या हो रहा है, जो इंसुलिन हार्मोन है वो या तो उसका इंसुलिन हार्मोन का या तो सीक्रेशन ही नहीं हो रहा है, या तो इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एबल ही नहीं है। तो क्या होगा, टिश्यू या सेल्स में ग्लूकोज जाएगा ही नहीं, उसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा ग्लूकोज का। तो पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रह जाएगा, और जितने ज्यादा अमाउंट में पेशेंट के प्लाज्मा में ग्लूकोज होगा, वो उतने ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, वैलिन अमीनो एसिड के एंड टर्मिनल के साथ जाके बाइंड करके क्या करेगा, उतने ज्यादा अमाउंट में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। और जिससे पेशेंट के ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन है, उसमें ज्यादा अमाउंट में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये पेशेंट क्या हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा। तो ये तब तक रहेगा जब तक रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन कब होता है, 80 to 120 डेज आपके बाद, या तो 2 to 3 मंथ के बाद क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है। देन नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट के एडवांटेज क्या क्या है। तो HbA1c टेस्ट गिव्स एन एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर पास्ट और प्रीवियस 2 to 3 मंथ। जो HbA1c टेस्ट है, इसकी हेल्प से हमें क्या होता है, पेशेंट के पास्ट मतलब पिछले 2 से 3 महीने के ग्लूकोज के लेवल का पता चलता है, किससे, HbA1c टेस्ट से। एडवांटेज फर्स्ट क्या है, HbA1c गिव्स एन एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर फास्ट 2 to 3 मंथ। कैसे पास्ट 2 to 3 मंथ का देता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक बार वैलिन अमीनो एसिड के एंड टर्मिनल के साथ जाके क्या कर गया, बाइंड कर गया। तो बाइंड करने के बाद वो तब तक अटैच रहेगा जब तक कि रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन कब होता है, बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, 80 to 120 डेज। तो मतलब 80 to 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, HbA1c टेस्ट हमें 2 से 3 महीने का पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल दे रहा है। तो ये क्या है, अमेजिंग टेस्ट है, जो कि मतलब एक चमत्कार वाला टेस्ट है, जो कि पिछले 2 से 3 महीने का हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल दे रहा है। जबकि जो नॉर्मल हम लैब में रूटीनली फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडियल और रैंडम ब्लड शुगर परफॉर्म करते हैं टेस्ट, तो इनसे हमें क्या होता है, पेशेंट की करंट ब्लड ग्लूकोज लेवल या तो कुछ दिन पहले की ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट जो HbA1c टेस्ट है एक चमत्कारिक काम कर रहा है, जो 2 से 3 महीने के पहले का पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल दे रहा है। तो आप लोगों को समझ आएगा कि 2 से 3 महीने का कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल दे रहा है। देन सेकेंड है, HbA1c टेस्ट परफॉर्म करने के लिए फास्टिंग सैंपल इज नॉट रिक्वायर्ड। जबकि यदि हम नॉर्मली यदि मान लीजिए फास्टिंग परफॉर्म करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, तो उसके लिए फास्टिंग सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। तो पीपी करते हैं, उसके लिए 2 घंटे के बाद खाना खा के पेशेंट सैंपल देते हैं।
तो रैंडम भी होती है, तो रैंडम में भी हम क्या करते हैं नॉर्मल किसी टाइम देते हैं। तो एजुएंसी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, कोई फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम रैंडमली क्या करते हैं एजुएंसी टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। फास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड तीसरा क्या है, एजुएंसी इज द बेटर इंडिकेटर फॉर प्रेडिकेटिंग कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि रेटिनोपैथी एंड रेनल कॉम्प्लिकेशन। एजुएंसी इज बेटर प्रेडिकेटिंग इंडिकेशन, जैसे कि रेटिनोपैथी एंड रेनल कॉम्प्लिकेशन। यदि मान लीजिए कोई पेशेंट क्या है, उसमें क्या एजुएंसी टेस्ट का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम पेशेंट की रेटिनोपैथी बस, यदि मान लीजिए कोई पेशेंट की रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, तो या मान लीजिए रेनल कॉम्प्लिकेशन, जो किडनी है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो इस केस की हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एजुएंसी की नॉर्मल रेंज एंड उसके कंट्रोल के बारे में। इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट, डॉक्टर एडवाइज एजुएंसी टेस्ट फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल। यदि मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें उस पेशेंट को क्या करता है डॉक्टर, एवरी 2 to 3 मंथ में क्या करता है एजुएंसी टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करता है, किस लिए, कि उसके पेशेंट में ग्लूकोज का कंट्रोल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो एजुएंसी टेस्ट है, इससे हमें ये पता चलता है एजुएंसी टेस्ट के रिजल्ट से कि हमें पेशेंट को आगे मेडिसिन की डोसेज बढ़ाना है या कि कम करना है। यदि मान लीजिए एजुएंसी टेस्ट का रिजल्ट 9% से ज़्यादा आएगा, तो हमें क्या करेंगे, पेशेंट को और मेडिसिन बढ़ानी पड़ेगी। यदि मान लीजिए 6% से कम आएगा, तो उसे हमें मेडिसिन क्या करेंगे, डिक्रीज कम कर देंगे। तो एजुएंसी टेस्ट क्या कर रहा है, डोसेज को भी एडजस्ट करने में हमें बताता है। तो कंट्रोल में सबसे पहले क्या है, यदि किसी भी पेशेंट का एजुएंसी लेवल लेस देन 5.5% है, तो वो क्या है, नॉर्मल पेशेंट है। और यदि मान लीजिए कोई भी पेशेंट का एजुएंसी लेवल 6% है, तो वो गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। यदि मान लीजिए 7% है, तो वो एडिक्यूट ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। या 8% है, तो वो क्या है, इनएडिक्यूट और फेयर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। या मान लीजिए 9% है, तो वो क्या है, पुअर और वेरी पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। जब ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एजुएंसी का रिजल्ट है, यदि मान लीजिए लेस देन कितना 5.5%, यदि 5.5% से कम है, तो क्या है, पेशेंट में क्या है, नॉर्मल ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, नॉर्मल ग्लाइसेमिक कंट्रोल। और यदि मान लीजिए 6% एजुएंसी लेवल है पेशेंट में, तो क्या है, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। कंट्रोल। एंड यदि 7% है, तो क्या है, एडिक्यूट ग्लाइसेमिक कंट्रोल। यदि 8% है, तो इनएडिक्यूट ग्लाइसेमिक कंट्रोल। और यदि 9% है, तो पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। तो यदि मान लीजिए किसी भी पेशेंट का एजुएंसी का टेस्ट का रिजल्ट लेस देन 5.5%, यदि 5.5% से कम है, तो वो क्या है, उस पेशेंट में क्या है, ग्लूकोज का जो कंट्रोल है वो नॉर्मल है। यदि मान लीजिए कोई पेशेंट में 6% है एजुएंसी का लेवल, तो वो क्या है, उसके में एक गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, उसका ग्लूकोज का कंट्रोल अच्छा है। यदि मान लीजिए किसी पेशेंट में 7% है, तो एडिक्यूट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, मतलब पर्याप्त ग्लूकोज का कंट्रोल है पेशेंट के ब्लड में। और यदि मान लीजिए किसी पेशेंट का 8% है, तो इनएडिक्यूट, मतलब अपर्याप्त, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया ब्लड ग्लूकोज।
यदि मान लीजिए किसी पेशेंट में 9% है एजीएलसी का लेवल, तो उस पेशेंट में पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर हो गया। तो अब हमें यदि किसी पेशेंट का 9% आता है एजीएलसी का रिजल्ट, तो उस पेशेंट की हमें मेडिसिन बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। तो यदि मान लीजिए किसी भी पेशेंट का एजीएलसी लेवल 5.7 से 6.4 के बीच में आता है, तो वो पेशेंट को हम क्या कहते हैं, प्री डायबिटिक पेशेंट। प्री डायबिटिक मतलब यानी कि जो पेशेंट है उनको आगे फर्दर फ्यूचर में क्या हो सकता है कि वो डायबिटिक हों। और यदि मान लीजिए किसी पेशेंट का एजीएलसी रिजल्ट मोर देन 6.5% से यदि ज़्यादा आता है, तो वो क्या डायबिटिक पेशेंट है। यदि 5.7 से 6.4% तक एजीएलसी का रिजल्ट आता है, तो ये क्या है, प्री डायबिटिक पेशेंट होगा, प्री डायबिटिक। और यदि मोर देन 6.5%, यदि 6.5% से ज़्यादा आएगा तो वो डायबिटिक पेशेंट होगा, डायबिटिक पेशेंट। एजीएलसी टेस्ट को मेजर करने के लिए क्या क्या मेथड है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली मेथड में हमारे पास है HPLC, जिसका पूरा फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC इज द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड द प्रेफर्ड मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एजीएलसी। यदि कोई भी पेशेंट एजीएलसी टेस्ट करवा रहा है तो उसको HPLC से ही करवाना चाहिए, क्योंकि HPLC मेथड के तो बहुत ही एक्यूरेट मेथड है एजीएलसी टेस्ट के मेजरमेंट के लिए। अनदर मेथड है जैसे कि एंजाइमेटिक मेथड, इम्यूनोएजे मेथड एंड बोरोनेट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो ये HPLC के अलावा जैसे एंजाइमेटिक है, इम्यूनोएजे है और ये बोरोनेट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी मेथड, ये क्या होते हैं, इनके जो रिजल्ट आते हैं वो रिलायबल नहीं होते कंपेयर टू HPLC। क्या है, HPLC का एक एक्यूरेट पेशेंट का एजीएलसी टेस्ट का रिजल्ट हमें देता है। फर्स्ट क्या है मेथड में हमारे पास HPLC, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड अनदर क्या है, एंजाइमेटिक मेथड एंड अनदर क्या है, टर्बिडोमिनोएजे एंड बोरोनेट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी तो पेशेंट क्या है, टेस्ट का चार्ज दे ही रहा है 500 रुपये, तो पेशेंट को ऑलवेज मैं प्रेफर करूंगा कि वो क्या करे, HPLC मेथड से ही क्या करे, ऐसी लैब में जाए जहाँ पे HPLC मेथड से क्या करें, एजीएलसी का टेस्ट होता हो। क्योंकि ये जो अनादर मेथड है जैसे एंजाइमेटिक एजे, बोरोनेट एफिनिटी एजे, इनके जो टेस्ट रिजल्ट है वो उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते कंपेयर टू HPLC। HPLC का एक गोल्ड स्टैंडर्ड एंड प्रेफर्ड मेथड है एजीएलसी टेस्ट के एस्टिमेशन के लिए। तो अब हम लैब में एजीएलसी टेस्ट का रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए A1C रिजल्ट कैसे मेजर करना हमें, नंबर ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को मैं शॉर्ट में HB कर रहा हूँ, एंड अपॉन क्या ऑल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑल हीमोग्लोबिन इनटू 100। नंबर ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कौन से, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या है, तो जो पेशेंट के प्लाज्मा में उपस्थित ग्लूकोज तो बैलिन अमीनो एसिड के एंड टर्मिनल के साथ जाकर जो बाइंड कर गया है जिस ग्लूकोज ने, उस ग्लूकोज को क्या कह रहे थे हम, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो कितना ग्लूकोज जाके बाइंड किया है बैलिन अमीनो एसिड के एंड टर्मिनल के साथ, उसको मेजर करेंगे, एंड साथ में पेशेंट के ब्लड में ऑल हीमोग्लोबिन जो उपस्थित हैं उनको मेजर करेंगे, और उनको मेजर करने के बाद देन इनको डिवाइड कर देंगे, देन डिवाइड करने के बाद 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड जो रिजल्ट आएगा उसे हम परसेंट में नोट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रिजल्ट कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन लिमिटेशन, एजीएलसी टेस्ट की लिमिटेशन कहाँ तक है। यदि मान लीजिए कोई एनीमिक पेशेंट है, तो एनीमिक पेशेंट के केस में क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो जिससे क्या होगा, एजीएलसी टेस्ट का रिजल्ट भी डिक्रीज आएगा यदि एनीमिक पेशेंट है। तो
और मान लीजिए यदि किसी पेशेंट का लीवर फेल्योर हो गया है तो उस केस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, जिससे एजीओएनसी का रिजल्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड यदि मान लीजिए किसी पेशेंट को क्या है, जॉइंटिस है। जॉइंटिस क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन। यदि किसी पेशेंट में बिलिरुबिन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं जॉइंटिस। तो बिलिरुबिन के केस में क्या होगा, एजीओएनसी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिलिरुबिन है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, जिससे कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे एजीओएनसी टेस्ट का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है, एनीमिक पेशेंट में क्या होगा, एचबी का लेवल डिक्रीज होगा। एचबी का लेवल डिक्रीज होगा तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, जिससे एचबीएनसी का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड लीवर फेल्योर के केस में क्या, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन डिक्रीज होगा, जिससे एजीओएनसी का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड जॉइंटिस के केस में होगा, जो बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट के प्लाज्मा में, बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, ये ग्लूकोज के साथ मोर इंटरेक्ट करता है, कौन, बिलिरुबिन, जिससे पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, एजीओएनसी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप लोगों ने एजीओएनसी लैब में प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं ये नहीं देखा होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने एजीओएनसी टेस्ट को लैबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करते हैं वो ऑलरेडी बना दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आगे यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे।